आज जो है सोशल वर्क खत्म हो गया है, केवल पॉलिटिकल वर्क चल रहा है और एक हर आदमी किसी के नाम पे चुनाव जीतना चाहता है, चाहे कोई भी हो। अगर वो बीजेपी का है तो प्रधानमंत्री के नाम से चुनाव जीतना चाहता है। काम करने की जरूरत क्या पड़ी है? नरेंद्र मोदी जी तो वो शख्सियत है, कई बार मैं उन्हें नेता नहीं मानती, संत मानती। मैं मेरी पॉलिटिकल लाइफ में कभी भी एयरपोर्ट पर किसी का स्वागत करने या सत्कार करने के लिए मैं नहीं गया। तो जैसे मराठी हिंदी विवाद अभी जो चल रहा है, तो आप इसे किस नज़र से देखते हैं? मैं इसे बहुत छोटी बात मानता हूँ और ये मानता हूँ कि इसकी ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहिए। सही बात। वेलकम टू बात करनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं राजनेता बड़े शहरों से आते हैं, लेकिन आज जो हमारे साथ अतिथि जुड़ रहे हैं हमारे चैनल पर, वो फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उत्तर प्रदेश से हैं, फॉर्मर मिनिस्टर रह चुके हैं महाराष्ट्र के, और म्यूनिसिपल काउंसलर भी रह चुके हैं बीएमसी मुंबई से। वो साबित करते हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे से निकलकर महाराष्ट्र की राजनीति में अपना सिक्का जमाया जा सकता है। तो चलिए सीधा जुड़ते हैं श्री रमेश दुबे जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पर। सर, सबसे पहले तो राजनीति की शुरुआत जो आपने 1968 से शुरू किया था, तो आपको इस राजनीति से जुड़ने की प्रेरणा कहाँ से मिली? ऐसा था कि मैं पढ़ रहा था प्राइमरी स्कूल में, तो हमारे गुरु जी जो थे खादी पहन करके कुर्ता धोती आते थे। उनके साथ एक डॉक्टर रावल, यहाँ कारपोरेटर थे, बाद में मिले हुए, वो उनके साथ आते थे। तो मैं छठी सातवीं में पढ़ रहा था, तो उनको देखते देखते मुझे लगा कि इनके साथ ये लोग रोज आते हैं, मैं भी इनको मिलूं। और मैं उनको 8वीं क्लास में आते आते मिला और मिलने के बाद मैं कांग्रेस का काम करने लगा। प्रेरणा मुझे डॉक्टर वासुदेव रावल से मिली कि काम आपको कांग्रेस का करना चाहिए। वहाँ से मैंने शुरू किया। आपको बताएं, यहाँ तक हुआ कि 8वीं क्लास में मैं रुइया स्कूल में पढ़ रहा था, तो प्रिंसिपल ने कहा कि हम आपको परीक्षा नहीं देने देंगे, आपकी हाजिरी कम है। तो मैंने कहा भाई अब तो हो गया सर, आगे मैं सावधान रहूँगा। दिया। फिर वहाँ से निकल करके मैं चला गया तुलसी महाराज मंदिर में। घर से जाता था पढ़ने के लिए, स्कूल में नहीं जाता था, गैर हाजिरी रहता था और कांग्रेस का काम करता था। मुझे वहाँ से प्रेरणा मिली और मैंने उसी समय शुरुआत में जो आगे बढ़ने लगा, काम करने लगा कांग्रेस का। संजोग से एक मौका मिला 1968 में। मेरे पिताजी नहीं चाहते थे और रात को 11 बजे डॉक्टर रावल और डॉक्टर चतुर पटेल दोनों जन आए पिताजी को समझाने के लिए, नहीं माने और उसके पहले भी नहीं मानते थे। और मैंने कहा कि करना क्या चाहिए, घर से खर्चा नहीं मिलता था। तो मैंने अपने पिताजी को का जो ड्राइवर था ट्रक का, उसको मैंने कहा तुम छोड़ दो, मैं तुमको टैक्सी दिला देता हूँ भाड़े पे बैंक से, और शर्त ये थी कि दिन में वो टैक्सी चलाएगा, रात को मैं चलाऊंगा। एक जिद मन में आई थी कि कांग्रेस का काम करूंगा। जब भी पिताजी ने ना बोला तो उस समय मैं सुबह में रो रहा था। जब डॉक्टर रावल आए मुझे ले जाने के लिए, तब उस समय मेरे मन में ये तमन्ना मन में आ रहा था, अरे घर के लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं हार जाऊंगा। नहीं लग रहा था, कांग्रेस हार जाएगी, पार्टी हार जाएगी। वहाँ से मैंने शुरुआत की। तो पापा उस टाइम पे कितना मतलब टफ होता था कि सपोज अभी आजकल जो सोशल मीडिया का ज़माना है, आज हम देखते हैं कि हम अपने नेता को, जो ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ होते हैं, जिनके ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं, उनको हम नेता चूज़ कर लेते हैं और लोग छोटी छोटी कामों को लेकर सोशल मीडिया में मतलब अपलोड कर देते हैं। तो उस टाइम पे कितना मतलब पहचान कैसे मिलती थी लोगों को? उस समय परिस्थिति ये थी कि सुबह डॉक्टर रावल कहते थे, मोगरा स्लम था, सुबह 7:30 बजे वहाँ खड़े रहिए। हम लोग जाते थे, गटर साफ कराना, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोगों को लाकर रास्ता साफ कराना, ड्रेनेज साफ कराना, ये सब काम करते थे। उसमें कभी हम लोग उस समय मीडिया में या प्रेस में जाने का कहीं प्रश्न ही है। सन 68 तक तो मेरा नाम कहीं प्रेस में नहीं आया है। 68 के बाद 69-70 में एक बार नाम आया, जब कोई लोग मिले तो प्रेस का किसी को परवाह नहीं थी। पर्सनल संबंध, रिश्ता, मिलना जुलना, जाना आना, सुख में दुख में खड़ा रहना, ये प्रक्रिया थी। सोशल मीडिया माध्यम नहीं थी। सीधे सीधे संपर्क था। आपने लंबे समय तक मुंबई निगम, महाराष्ट्र विधानसभा और अंततः लोकसभा तक का सफर तय की। इस सफर में आपके लिए सबसे चुनौतीपूर्ण कदम क्या थे और आपने कैसे उसको पार की? उस समय 1968 में मैं कांग्रेस से चुनाव जीता। 1973 में आप समझ सकते हैं पॉलिटिकल मतभेद हो जाते हैं और हम लोग हुआ, हमारे साथ भी हुआ
और कांग्रेस ने हमको टिकट नहीं दिया लड़ने के लिए। रजनी पटेल उस समय हमारे अध्यक्ष थे, नहीं दिए। वो मेरे लिए चैलेंज था कि मैं अगर छोड़ देता तो हमेशा के लिए मैं पीछे चला जाता। लड़ना कि नहीं लड़ना, तो मैंने सोचा लड़ना चाहिए, और मैं उस समय स्वतंत्र उम्मीदवार की हैसियत से खड़ा रहा। मेरी निशानी भी साइकिल थी, लेकिन मेरे विभाग के लोग ज़बरदस्त समर्थन दिया उन्होंने, और मैं भारी मतों से वो मेरा समय परीक्षा का समय था। निश्चित तौर से जब मैं इंडिपेंडेंट चुन करके आ गया तो पार्टी में भी मालूम लोगों को लगा कि मैं मजबूत आदमी हूँ, मेरा लोगों में संपर्क है, संबंध है। और एक बात मैं आपको कहूँ, अंधेरी छोड़ के मैं कहीं बाहर नहीं जाता था। तो नेता को लगता था कि अंधेरी से बाहर नहीं आता है। जब अंधेरी में आते थे, देखते थे, तो उनको भी मेरे प्रति आस्था हो जाती थी। उसमें काम का बहुत सामाजिक काम की कोशिश काफ़ी होती थी, पॉलिटिकल वर्क नहीं था जैसा कि आज है। इसमें दो राय नहीं है। स्लम में जाना, स्लम के लोगों के साथ बैठना, काम करना, जो लोग भी नेता थे बड़े अच्छे लोग, वो सब यही करते थे, उनके पीछे हम लोग भी यही करते थे। लेकिन ये निश्चित था कि मैं आपको बताऊं, 68 में जब मैं चुनाव लड़ा तो मेरा एक निश्चित किया था कि जिस दिन मैं पार्लियामेंट में पहुंचूंगा, मैं जाऊंगा पार्लियामेंट तक जरूर पहुंचूंगा, उसी दिन राजनीति छोड़ूंगा। अरे सारी दिन कांग्रेस की है और उस समय के नेताओं की है, मेरा कुछ नहीं है, आम जनता का है जिन्होंने साथ दिया। मुंबई से शुरू हुई आपकी राजनीतिक यात्रा ने आपको उत्तर भारत तक कैसे लेके गए? ये तो आप संयोग समझिए। मैं 95 में चुनाव हारा, हमारे विभाग में दंगा हो गया था, उसका परिणाम खराब आया, हम चुनाव हारे। एकाएक मैं दूध की दुकान पे बैठा था, मुझे फ़ोन आया मेरे लड़के का कि आप चुनाव लड़ेंगे, और मेरे मुंह से निकला कि हाँ चुनाव। 95 में चुनाव हारा। उसके बाद मैं गांव ज़्यादा रहा, मेरा स्कूल बनाना, ये करना वो करना। इसी बीच में शरद पवार कांग्रेस से अलग हुए, तो मैं तो शरद पवार के साथ गया और आज भी उनके साथ हूँ। 99 में उन्होंने मुझे सुनील दत्त के सामने चुनाव लड़ा दिया, मैं चुनाव हार गया, घर बैठ गया। संयोग से 2004 या 5 में मैं दुकान में बैठा था, मेरे बड़े लड़के ने फ़ोन किया कि आप चुनाव लड़ेंगे। मैंने कहा मैं लड़ूंगा। तो बोले उत्तर प्रदेश से लड़ेंगे, हम कहा लड़ लूँगा। कोई प्लानिंग नहीं थी, विश्वास कीजिए, कुछ भी नहीं था। और मुझे बुलाया गया, मैं गया, बहन जी से बात हुई। मेरी बात इतनी थी कि दिल्ली में आप मुझे प्रवेश देंगी तब मैं आऊँगा। तो उसमें एक डॉक्टर अवधेश सिंह थे और राजभर जी थे उस समय, वो लोग बीच में पड़े। मैं बम्बई आया और निश्चित हुआ कि 15 अमुक तारीख को मुझे दिल्ली जाना है। संयोग से उस समय शरद पवार बम्बई में नहीं थे, पाकिस्तान गए हुए थे। वो जिस दिन कल मान लीजिए कि 16 तारीख को मुझे वहाँ प्रवेश लेना है और 15 तारीख को आए। एयरपोर्ट पे मैं मिला, उनसे मैंने कहा कि मैं पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने उत्तर प्रदेश जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहाँ चुनाव है, तो मैंने बताया कि बाई इलेक्शन है। बोले कल बात करेंगे। दूसरे दिन एयरपोर्ट पे एक तरफ एक जन टिकट लेके खड़े थे कि मुझे जाना चाहिए, दूसरी तरफ एक दूसरा टिकट, 2 प्लेन का टिकट लेके खड़े थे कि छुट्टी मिले तो चले जाएं, और बिना शरद पवार के पूछे और कहे मैं नहीं जाने वाला था, ये बात तय थी। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, आप जाके चुनाव लड़िए, और बहन जी से उन्होंने बात भी कर लिया। तो मैं उस समय गया, ये कहा ये की बात हो गई, इसमें कहीं कोई प्लानिंग नहीं थी। और वहाँ जाने के बाद बम्बई के लोग वहाँ थे, हर गांव में बम्बई के लोग थे, तो यहाँ का जो हमें साथ मिला वहाँ, वो बहुत बड़ा साथ था। तो मतलब मुंबई के काफ़ी लोग उत्तर भारत में जाके भी वोट किया। हाँ, जिस गांव में जाऊँ उसमें ही लोग मिल जाएं। और यहाँ से लोगों ने चिट्ठियाँ लिखा, ये लिखा, हम लोगों से बात भी करें तो कहें अच्छा हमारे भाई ने हमको लिखा है, हमारे पिताजी ने लिखा है, हमारे चाचा ने लिखा है। तो बम्बई के बस लोगों का काफ़ी बड़ा समर्थन रहा, और भगवान की कुछ मेहरबानी थी कि चुनाव निकल गए। 1968 से 84 के टाइम आपने मुंबई नगर निगम में विभिन्न समितियों में एज एन स्टैंडिंग कमेटी में काम किया। उस दौरान आपकी प्राथमिकताएं क्या थी? जैसे क्या आपने शिक्षा, पानी, नाली और स्लम सुधार जैसे विषयों पर काम किया था? हम लोग तो उस समय खास करके स्लम में काम करने का, झोपड़पट्टी में, उस समय WC वगैरह नहीं थी,
श्रमदान के माध्यम से हमने रोड बनवाया, श्रमदान के माध्यम से हमने संडास बनवाई, कारपोरेशन मटेरियल दे देती थी, लोगों को इकट्ठा करके बनाए। तो श्रम में काम करना, जितना हो सके उतना श्रम में काम करना, उनको रास्ते के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए, संडास के लिए ये करते थे। और उसी दिशा में जैसे स्टैंड पोस्ट ये था, पानी का कनेक्शन, चालों में पानी नहीं दिया जाता था, चालें पुरानी थी, नई थी, कुछ ने अनरसाइज बना लिया था। तो एक तरीका निकाला गया कि एक वहाँ स्टैंड पोस्ट पाइप दे दो, तो 10-15 लोग जो है मिल करके 5-15 लोग अपना पानी भरेंगे। इस तरह से ज़्यादातर ख्याल स्लम की तरफ था। क्योंकि आपका जो एक्टिव पार्टिसिपेशन था, आप मोस्टली स्लम एरियाज वगैरह में जाकर ग्राउंड लेवल पे चेक करके आप चीज़ों को संभालते थे, जहाँ तक मैंने आपके बारे में देखा है। आजकल हम देखते हैं कि लोग मतलब सोशल मीडिया की वजह से वहाँ पर कभी कभी पहुँच गए तो पहुँच गए, अदरवाइज उनकी इतनी प्रायोरिटी नहीं होती है। देखिए, इस बात में आज जो है सोशल वर्क खत्म हो गया है, केवल पॉलिटिकल वर्क चल रहा है। और हर आदमी किसी के नाम पे चुनाव जीतना चाहता है, चाहे कोई भी हो। अगर वो बीजेपी का है तो प्रधानमंत्री के नाम से चुनाव जीतना चाहता है, काम करने की जरूरत क्या पड़ी है। कांग्रेस का है तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी के नाम पे चुनाव जीतेंगे, काम करने की क्या जरूरत पड़ी है। मतलब बीजेपी से खड़े हैं वही बहुत है। बस आज अगर उत्तर प्रदेश में हमें चुनाव लड़ना है, जीतना है, कोई काम नहीं करना है, अखिलेश का नाम ले लीजिए, साथ में रहिए, चलिए। कहीं ना कहीं आज हर आदमी एक लीडरशिप के नाम पर है कि अगर उनका नाम से मैं चुनाव लड़ूंगा तो उनके नाम से मैं जीत जाऊंगा। कहाँ पब्लिक में जाते हैं, कहीं नहीं। यही हमारे नगरदास रोड पर अंधेरी में जब हम लोग थे, पंडित कमलापति जी आए हैं, राजनारायण सिंह आए हैं, तारकेश्वरी सिन्हा आई हैं, इंदिरा गांधी स्वयं आई थी। मतलब चल के नहीं, उनको कहा गया था, ये नहीं कि ऐसा कोई लोग आते थे, लोगों से मिलते थे। उस समय पुराने लोग, रघुनाथ सिंह हो, बालकृष्ण सिंह हो, कमलापति हो, कोई त्रिपाठी हो, कोई भी हो, सब लोग आते थे यहाँ, लोगों से मिलते थे जी। अब आपके हमारे ज़िले के पंडित श्यामधर मिश्रा थे, वो दिल्ली से चलते मिनिस्टर थे, तो एक 10 लेटर लोगों को भेज देते थे कि मैं फला फ्लाइट से आ रहा हूँ, फला जगह ठहरूंगा, फला जगह मिलूँगा। तो 5-25 लोग उनको मिलने जाते थे, तो एक संगठन बनता जाता था, लोग मिलते थे। आज इस तरह की कोई प्रक्रिया है नहीं। अब आज तो एयरपोर्ट पे झंडा लेकर के या डंडा लेकर के या कुछ भी लेकर के आप स्वागत करने के लिए खड़े हैं। मैं मेरी पॉलिटिकल लाइफ में कभी भी एयरपोर्ट पर किसी का स्वागत करने या सत्कार करने के लिए मैं नहीं गया। केवल 2 बार, जब शरद पवार आए, उनका कांग्रेस अध्यक्ष से थोड़ी दूरी हो गई थी, समझौता हुआ, आए तब गया। और एक बार हमारे चीफ मिनिस्टर साहब गवर्नर होके कहीं जा रहे थे, नाइक साहब, तो उनको मैं एयरपोर्ट पे फूल देने के लिए गया था। बस मैं कभी नहीं जाता हूँ। और आज तो ये है, परिक्रमा लगाइए, जाइए। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, 1978 में 78-79 में चुनाव चल रहा था और मुझे टिकट नहीं मिला, चंद्रकांत त्रिपाठी को टिकट मिला। तो एक साधारण सी बात है, विरोध होगा, विरोध करेंगे, हमारा टिकट कटा है तो हम विरोध करेंगे। लेकिन इतना विरोध भी कोई नहीं हुआ, क्योंकि कांग्रेस की बात थी और वो भी अपने ही लोग थे। उस समय भागवत झा आज़ाद, हम लोग दुबे बिल्डिंग में बैठे थे और ऐसे ही आग जला करके मज़ा कर रहे थे। वो आए तो उन्होंने 2-3 चीज़ें कही। उन्होंने मुझे कहा कि तुम राजनीति करते हो। हम कहा नहीं। बोले कब मिले थे मुझे? तो मैं उनको मिला था 69 में, अमेरिका से आए थे राम मनोहर त्रिपाठी के साथ। उसके बाद में कभी मिला नहीं। मैं दिल्ली जाता ही नहीं था, दिल्ली वगैरह में मिलने ही नहीं जाता था कभी। तो बोले ऐसे चलेगा? उस समय उन्होंने कहा कि दिल्ली आना तो 2 बैग लेकर आना, एक अपना, एक भरी बैग, और वहाँ से वापस आते समय भरी बैग दिल्ली में छोड़ देना। और एयर इंडिया की 2 टिकट ले लिया करो, जाने का आने का, किसी से राजनीति करना है। वो समय आ गया, अब दिखाई दे रहा जो उन्होंने उस समय कहा था। ये स्थिति है आज। तो 85 और 95 के दौरान आप विधायक रहे और 1991 में राज्य में मंत्री भी बने। हाउसिंग, स्लम इम्प्रूवमेंट, फूड एंड सिविल सप्लाई जैसे विभाग भी संभाले।
इस दौरान आपने कौन से ऐसे नियम या प्रोजेक्ट के लिए जिनका आज भी असर दिखाई पड़ता है? थोड़े समय मैं श्रम में था, बाद में मैं फूड इंडस्ट्री सप्लाई में गया और उसमें दर्रा जी हमारे मिनिस्टर थे, बाबूजी, और मुझे काम करने का मौका उन्होंने खुल के दिया और बोला जैसे चाहिए वैसे तुम काम करो विभाग का। और हमने काम शुरू किया। 2 दिक्कतें आ रही थी। राशन की गाड़ी भर के चलती थी, दुकान पे आई कि नहीं आई, बाहर कुछ हो जाता था। और केरोसिन की सप्लाई ऐसी हुई थी कि लोग अपने केरोसिन पेट्रोल में मिला देते थे, पंप पे मिला देते थे। उसमें हमने कहा कि जब गाड़ी हमारी राशन की भर के चले तो वायरलेस से मैसेज जाना चाहिए डीसीआर को, गाड़ी गई, और वो चेक करना चाहिए कि दुकान पे आई कि नहीं आई। और उसी समय हमने कहा कि एक टैंकर का कलर बदल दो, जो केरोसिन लेके टैंकर चलती हैं उनका कलर बदल दो। और कुछ समय केमिकल कुछ ऐसा डाला गया कि इसका केरोसिन का भी कलर अलग हो गया। ये उसमें हमको ज़रूर सफलता मिली। एक बार मैं आपको बताऊं, मैं एक शादी में जा रहा था यही बिले पार्ले के पहले, तो एक ट्रक गेहूं लेके जा रही थी। अब हमें क्या मालूम था, लेकिन मैंने अपने बॉडीगार्ड को कहा कि ट्रक रोको, गेहूं मेरा है। और जब उससे पूछा तो उसने कहा 5 दुकानदार से मैंने लिया है। हम पुलिस स्टेशन को देके चले गए। दुकानदार दूसरे दिन स्ट्राइक कर दिए। और एक बड़ा आसान तरीका है कह देना कि कम मिनिस्टर पैसा मांग रहा था जी। ये तो बड़ी ठीक है। हमने कहा, मैं अपने मुख्यमंत्री से मिला, मैंने कहा कि अगर आप मुझे परमिशन दे देंगे तो लाइफ टाइम दुकानदार, रेशनिंग दुकानदार हड़ताल नहीं करेंगे, मैं इनको सुधार दूंगा। अब किया मैंने, स्ट्राइक हो गई। हमने कंट्रोलर को बुलाया कि एक दुकान बंद है, दूसरी दुकान किसी को मैंने कहा कि इसको दे दो। सब उस समय उसको उपकेंद्र बोलते थे। तो ऐसे हमने जानबूझकर अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को 4-6 लोगों को दुकान दिला दिया और काम चलने लगा, राशन मिलने लगा लोगों को। तब दुकानों की छटपटाहट होने लगी। तो उस समय एसोसिएशन में भी कुछ अच्छे लोग थे, कोई राय थे, ये लोग थे, अच्छे लोग थे। वो लोग बाद में मुझे मिले। हम कहा अब तो मैंने दुकान खुलवा दिया है और जो उनकी यूनिट थी उनका ट्रांसफ़र करा दिया है। फिर ये हुआ कि इनकी रोटी जाएगी, उनकी रोटी जाएगी। तो हमने कहा चलो जितना यूनिट से आधा दे दो, जिनको दुकान खोला है उनकी परमानेंट कर दो, आधा इनको छोड़ दो। उसके बाद कोई दुकानदार आज तक स्ट्राइक नहीं किया। अच्छा। तो कहीं ना कहीं तो आपको फर्म डिसीजन लेना पड़ेगा। उसी में मेरा कोई एक अच्छे संबंध के लोग आ गए, उनकी कोई ये पकड़ी गई थी टैंकर। अब उस भीड़ में मैंने उनको कह दिया कि भाई मैं महाराष्ट्र सरकार संभालूं कि आपकी टैंकर संभाल दो। उनको बुरा लगा। बाद में किसी के माध्यम से उन्होंने कुछ कहा, मैं जाके बोला भाई गलती हो गई, मैं क्या करूं। तो उस समय आपसे बताएं काम करने का उस समय बहुत ही, और जो छोटी छोटी केसें होती थी हमारे यहाँ महाराष्ट्र में क्या है कि अगर दुकानदार के खिलाफ अफसर ने कार्रवाई किया और उसने उसको सस्पेंड कर दिया तो अपील करने वो हमारे पास आएगा, मंत्रालय में आएगा। और सेकेंड अपील हमारे यहाँ होगी। जब तक हमारे यहाँ अपील नहीं करेगा, महाराष्ट्र में नहीं करेगा, तब तक हाई कोर्ट नहीं जा सकता। उस समय 2-3 हज़ार केसें पेंडिंग थी। तो मैंने कहा अब होता क्या है कि अब हमने तारीख लगा दिया मंत्रालय में। 5 बोनी चावल बेचने वाला या गेहूं बेचने वाला राशन का दुकानदार चंद्रपुर से चलता है, नागपुर से चलता है, धुलिया से चलता है। एक सोशल वर्कर पकड़ेगा, किसी को कहेगा चलो हमारे साथ, यहाँ तक आएगा, वकील करेगा। और संजोग से मीटिंग उस दिन मैंने टाइम भी दिया है और कोई किसी कारण से मैं बाहर चला गया तो उसका डेट आगे चली गई और उसका खर्चा तो हुआ। मैंने कहा नहीं, मैं डिवीज़न पर और कलेक्टर वहाँ डीएम के ऑफिस में कोर्ट करूँगा। और मैं कोर्ट करता था, वहाँ जाके कोर्ट करता था। उसमें कुछ एक दुकानदार को मैं विजिट करने गया जो जिसको इन लोगों ने चोरी में डाल करके की राशन के 3 बोरा का उसका काम था, कितना चुराएगा। उसमें भी क्या होता है, कभी विधायक बोल देता है कि फला जगह शादी पड़ी है, शक्कर दे देना। कभी सोशल वर्कर बोल देता है। सारी चीज़ों का रजिस्टर करके बेचारा चलता है। अब भाई बिल्कुल डिवीज़न पे जाके या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाकर के केस करता था और 40 केस 50 केस में
निकाल दे। और मैं ये नहीं कहता था कि ऑर्डर में होता क्या है, ठीक है सुन लिया, ऑर्डर बाद में पास करूँगा, मैं नहीं, वहीं पे मैं कह देता था कि आपको छोड़ दिया, नहीं तो जाइए, जो कुछ भी हो, ताकि बाद में फिर सिफारिश नहीं आना चाहिए कि ये कर दीजिए वो कर दीजिए। बहुत बड़ी बात है, इतना ग्राउंड लेवल पे उतर कर वही ग्राउंड लेवल पे ही करता था मैं। ये समस्या समझकर मतलब इतना इनिशिएटिव लिया। मैं एक बार ऐसा हुआ था कि पचोरा एक स्टेशन है, वहाँ का एक केस थी, मैं उनको बोला आप बात करो, मैं सुनता हूँ, और नहीं माने, बोले नहीं वकील आएगा तब हम चर्चा करेंगे। हमने कहा ठीक है। हम बनारस जा रहे थे, पचोरा में गाड़ी खड़ी हो गई, काफ़ी हुआ कि 10-12 घंटा लगेगा, तो हम लोग उतर करके चले गांव की तरफ। तो हमें लगा इसी गांव की एक केस हमने नहीं किया, ऐसा नहीं हो कि लोग वहाँ भी लेके आप बोलेंगे। गए तो वो दुकानदार दूर बैठा था, देखा तो आया, फिर उन लोगों ने स्टेशन पे खाना पीना सारी व्यवस्था किया। ऐसा लगता था कि ठीक रास्ते से हम लोग काम कर रहे हैं। मुंबई जैसा बड़ा शहर और फिर उत्तर भारत का ग्रामीण और शहरी मिश्रित इलाका, इन दोनों में प्रतिनिधित्व का अनुभव आपके लिए कितना अलग रहा, और इस अनुभव से मतलब क्या सीख लिया आपने? देखिए यहाँ चर्चा डेवलपमेंट की होती है, अपोजिशन के लोग हो या रूलिंग पार्टी के लोग हों, दोनों मिलते हैं, चर्चा होती है, ये प्रोजेक्ट है यहाँ करना चाहिए, और दोनों मिलकर उस प्रोजेक्ट की लड़ाई लड़ते हैं कि प्रोजेक्ट आना चाहिए डेवलपमेंट का। उत्तर प्रदेश में ये कॉन्सेप्ट नहीं है। वहाँ लोग बैठ मिल करके, कोई किसी पार्टी के हों, एक जगह बैठना चाहिए और किसी अपने ज़िले में बड़ा प्रोजेक्ट मांगना चाहिए। उसके लिए ज़िले के जितने एमएलए हैं और एमपी हैं उसको सपोर्ट करना चाहिए, ये बड़े प्रोजेक्ट को। ये प्रक्रिया वहाँ नहीं है, तो इसीलिए माइग्रेशन की समस्या है। हाँ अच्छा, ये नहीं है। वहाँ सबसे बड़ा काम क्या है, मोटरसाइकिल पकड़ी गई है, दरोगा जी को फ़ोन करो। और जब मैं दरोगा जी को फ़ोन करता था या किसी इंस्पेक्टर को फ़ोन करता था या किसी अफसर को फ़ोन करता था, तो हमारी जो यहाँ की परंपरा है महाराष्ट्र की, बड़ी ऊंची परंपरा है। हम लोग फ़ोन करने के साथ कह देते हैं नमस्कार मैं रमेश दुबे बोल रहा हूँ। सामने अफसर हो, चपरासी हो, सिपाही हो, कोई भी हो, वो भी उतने से करेगा। वहाँ जब हम दरोगा जी को कहते थे कि नमस्कार मैं रमेश दुबे बोल रहा हूँ, तब तक एक आदमी कोई बोलता था अब क्या काम होगा जब दरोगा जी को नमस्कार कर रहे हैं। ये प्रक्रिया में वहाँ, मैं आपको एक बात बहुत साफ कहता हूँ, ये डिसीजन मेरी जो थी वो भूल थी। मैं बम्बई में मुझे रहना चाहिए था। आप ही कहेंगे कि आप पार्लियामेंट में पहुंच गए और आप इसलिए कह रहे हैं कि भूल है, ये नहीं है। ये मेरे उत्तर प्रदेश वासियों ने तो आपको पार्लियामेंट में पहुंचा दिया। हाँ पहुंचा दिया, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सका ना। वहाँ भी एक बड़ा काम मैंने किया है, जो कि आज भी जाता हूँ तो लोग बड़े बड़े उसमें, एक हमारे यहाँ रेलवे क्रॉसिंग था, आप ये समझिए कि सूर्यावा और के पास में है। 1975 से जो भी एमपी हुआ सब ने चिट्ठी लिखा, सब ने जो कोशिश करना हुआ किया। इतनी मोटी चौक वो थी फाइल। जब मैं चुनाव लड़ने गया तो उस गांव के लोग मुझे मिले कि आप चुनाव जीतेंगे तो ये रेलवे क्रॉसिंग का काम करा देंगे। मैंने कहा मैं ये नहीं कह सकता हूँ कर दूंगा, मैं कोशिश करूँगा, ये मेरा निश्चित है। और फिर मैंने कोशिश किया। रेलवे 1 करोड़ रुपया मांग रही थी कि हम क्रॉसिंग बनाएंगे, एम्प्लॉयज़ रखेंगे, हमारा खर्चा होगा, हमको 1 करोड़ चाहिए। काफ़ी मैंने लड़ा। उसमें जो जनरल मैनेजर थे बहुत अच्छे आदमी थे। चर्चा होते होते हमें ख्याल है कि हम लोग 40 लाख पर या 20 लाख पर आए कि उनको देना चाहिए। मेरे फंड से उनको 40 लाख या 20 लाख जो दिए और रेलवे क्रॉसिंग बना, जिससे इलाहाबाद से जौनपुर जाने के लिए शॉर्टकट सबसे बढ़िया क्या शॉर्टकट है। ये वहाँ पर डेवलपमेंट का बहुत सोच नहीं है, माफ़ करिएगा मैं ऐसा बोलूँगा तो उनको बुरा लगेगा, लेकिन नहीं, आप जब जिस समय में जब आप थे तब तो सच में ही सोच नहीं थी। अभी भले बढ़ती पीढ़ियों के साथ थोड़ा सोच में बदलाव आया हो, लेकिन उस समय तो सच में डेवलपमेंट की सोच यूपी में पहले से ये है। बैठ गए ट्रेन में, बकवास चालू है डेवलपमेंट पे। महाराष्ट्र में हम अगर नागपुर जा रहे हैं, चाहे एमएलए हैं चाहे किसी पार्टी के हों, आपस में बैठेंगे, चर्चा करेंगे और बात। देखिए एक एक्सपोर्ट कॉम्प्लेक्स बना है बरसों में, उस समय कमिश्नर प्रपोजल लाए
साइन में बनाने का। हम वहाँ एक धारप साहब थे चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी के, उन्होंने कहा नहीं मुलुंड में बनेगा। हम लोग खड़े हो गए अंधेरी में भी बनेगा, तो निर्णय हुआ कि अंधेरी में भी एक बनाओ, एक वहाँ बनाओ। ये पॉजिटिव सपोर्ट था, विरोध नहीं। विरोध तो कारपोरेशन में, असेंबली में जो भी करना है करती थी। आपने पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस से, फिर आपने एनसीपी की स्थापना में भाग लिया और बाद में बहुजन समाज पार्टी के साथ काम किया। इन कई दलों के बीच जो बदलाव का आपका मतलब तर्क क्या? मैंने देखिए कांग्रेस और एनसीपी में तो कोई अंतर नहीं था, और हमारे लीडर शरद पवार थे जो आज भी हैं। गया जरूर बसपा में, लेकिन रहा एनसीपी में, पूछ कर गया था। और जब चुनाव जीत कर गया तब सबसे पहले शरद पवार के बंगले पर गया, उनका पैर छुआ, और एक लड़के को जैसा पढ़ाता है टीचर वैसा उन्होंने पढ़ाया। तुमको यहाँ से जाना है, यहाँ बैठना है, यहाँ शपथ लेना है, पीछे आना है, ये करना। तो मानसिक तौर से मैं बसपा में नहीं था, शारीरिक तौर से था। अपना समय निकाला कि चलने दीजिए। मतलब मेंटोर आपको जो थे वो आपने चयनित कर लिया था और उन्हीं को मतलब हाँ, समझते हो? हाँ, मैं उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। आज तक भी मेरे मन में शरद पवार के साथ ही मेरा मन है, उनके विचारधारा के साथ हो, उनकी गाइडलाइन के साथ हो। क्योंकि ऐसे बहुत से लोग ये प्रश्न उठाते हैं कि जब दल बदलता है तो क्या वो अपनी विचारधारा के लिए खड़ा है या वोट बैंक की सत्ता के लिए, मतलब उनकी मतलब इसी सब आलोचना का। देखिए जो खड़ा हुआ वो एक एक्सीडेंट था। न मैं बसपा का समर्थक था, न बसपा की कोई विचारधारा मेरे मन में थी। जहाँ तक बसपा का एक विचारधारा है कि शेड्यूल कास्ट के लोगों को या इन लोगों को मदद करना, वो कांग्रेस की भी विचारधारा है, वो एनसीपी की भी विचारधारा है। उससे तो मैं अलग नहीं हो सकता। बाबा साहब अम्बेडकर को वो भी मानते हैं, हम भी पूजा करते हैं, मतलब कांग्रेस भी पूजा करती है, एनसीपी भी पूजा करती है। कहाँ मतभेद था बताइए? किस बात में मतभेद होगा? एक बार का किस्सा है, ये तिलक साहब बाबा साहब अम्बेडकर को मिलने के लिए उनके घर पे पूना में गए, और जब बाबा साहब ने देखा कि तिलक साहब आ रहे हैं तो अपने अंदर घर में चले गए, और 2 मिनट के बाद बाहर आए। तो तिलक साहब तो बहुत ही तेज तर्राक थे, वो वापस जा रहे थे। तो बाला साहब ने कहा कि तिलक जी आए। तो बोले 2000 साल तक मैंने आपकी ड्योढ़ी पे माथा टेका है, और 2 मिनट आप मेरे ड्योढ़ी पे नहीं रुक सके। कितनी बड़ी बात थी। ये सबके मन में है। आज अगर गरीब तबके को, कमज़ोर तबके को, चाहे जाति के नाम पे ले लीजिए, चाहे बिरादरी के नाम पे ले लीजिए, चाहे आर्थिक दृष्टि, चाहे जैसे कर दीजिए, सबका ख्याल है तरक्की होना चाहिए, और हुआ है। और ये कांग्रेस की देन है। आज चाहे कोई कितना भी यश ले ले, सब कांग्रेस की देन है। आज भाषा और क्षेत्रीय का जो विवाद है वो गहराता जा रहा है, वो जैसे मराठी हिंदी विवाद अभी जो चल रहा है, तो आप इसे किस नज़र से देखते हैं? मैं इसे बहुत छोटी बात मानता हूँ, और ये मानता हूँ कि इसकी ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहिए। सही बात, बहुत छोटी बात है। जैसे एक मुद्दा उठाते हैं, जैसे पॉलिटिकली आपने अभी बताया था कि अगर कोई मारता है तो वो कहते हैं कि देखो मराठी ने मारा। तो मतलब आप नाम बताइए, आप वो किस प्रांत से बिलोंग करता है वो ना बताइए। आप क्यों भाषावाद पैदा करते हैं? जी, आप पहले भाषावाद आप ही पैदा करते हैं। आप बताइए मैं फला व्यक्ति मुझे मार रहा है। और छोटी मोटी घटनाएं होती हैं, उसकी चर्चा ही नहीं करना चाहिए बिना मतलब उसको तूल देने से। वोट अब सामने चुनाव है तो ये हमारे भाषा थे क्या? हाँ, और माफ़ कीजिएगा, उत्तर भारतीय समाज बहुत समझदार है, बहुत जानकार है, और बहुत ही बुद्धिशाली है। इन सब बातों में नहीं आएगा। जी, क्योंकि जहाँ तक लोगों को लगता है कि विभाजनकारी रणनीति है, और क्योंकि ये सकारात्मक प्रतिस्पर्धा नहीं हो सकता है, तो वो भाषावाद को बीच में लाते हैं और उससे वोट बैंक मिलता है उनको। कुछ लोग स्वार्थ पूरा करने के लिए ऐसी छोटी छोटी बातें लाते हैं जो समाज के लिए हानिकारक है, चाहे किसी भाषा के लिए हो। क्योंकि भाषा ना बोलना ये नहीं सिद्ध करता है कि हम मतलब उनके प्रति कितने अरे आज हिंदी चले जाइए किसी के घर में, मराठी भाषिक घर में चले जाइए, गुजराती भाषिक घर में चले जाइए, पंजाबी के घर में चले जाइए, देखिए सब हिंदी बोल रहे हैं। जी, आजकल तो हिंदी
समझ में नहीं आ रहा कि। और फिर दूसरी बात है, मैं आपको बताऊं, आप मराठी के बारे में बात करते हैं, आपको मुंबई में आना है, नौकरी करना है, जी मराठी आनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल अनुज। 10 लाख रुपया शरद पवार ने मेरे कहने से काशी विद्यापीठ में दिया मराठी पढ़ाने के लिए, अच्छा और आज तक मराठी की क्लास नहीं चली, आज तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जिस प्रदेश को इतना नहीं ख्याल में है कि यहाँ अगर मराठी पढ़ाया जाएगा कि ये वहाँ जाके नौकरी करेंगे, धंधा करेंगे, काम करेंगे, मराठी आना तो ज़रूरी है, रीजनल लैंग्वेज तो आना ही चाहिए, आना ही चाहिए। में काम कर रहे हैं। और 10 लाख रुपया शरद पवार ने दिया है, मांगा उन लोगों ने, हमसे मांगा है। वाइस चांसलर ने कहा 10 लाख रुपया आप दीजिए, हम मराठी चालू करेंगे बाहर। आज तक नहीं चालू किया आपने। तो उसी विश्वविद्यालय की बात करें, क्योंकि काशी विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ की मैं बात कर रहा हूँ, मामूली विद्यालय की बात नहीं कर रहा हूँ। आज बम्बई शहर में 10 भाषाओं में क्लासेस चल रही है, स्कूल चल रहा है, मराठी में, गुजराती में, उर्दू में, सिंधी में, तेलुगु में चल रहा है ना। आप क्यों नहीं चला रहे हैं? बनारस में मराठी समाज नहीं है? बिल्कुल। तो आप बनारस में मराठी स्कूल क्यों नहीं चला रहे हैं? तो आपकी का डेवलपमेंट का भावना क्या है आपका? जो लोग आएंगे यहाँ, आज कंडक्टर की नौकरी भी करना है तो मराठी होनी चाहिए, जाननी चाहिए। और अगर उस समय मैं कहता हूँ कि आपको मराठी नहीं आती है तो क्या करें, तो हम गलत हो गए। मैं इस बात में, और महाराष्ट्र के लोग मराठी भाषी और हिंदी भाषी में कोई अंतर नहीं है, दोनों मेहनतकश जात है, दोनों मजदूरी करके, आज की बात जाने दीजिए, कोई कहीं कुछ वकील हो गया, कहीं कोई बिल्डर हो गया, लेकिन दोनों बिरादरी मजबूरी में, मजबूती के साथ मजूरी करके आज ऊपर आए हुए हैं। एक बार मनोहर जोशी ने मुझसे पूछा था कि ये उत्तर भारतीय और मराठी में क्या अंतर है। मैंने कहा साहब 4 अंगुल का अंतर है। बोले क्या? मैंने कहा हम गुणपाठ सर पे उठाते हैं और मराठी गुणपाठ गले ऐसे उठाता है, लेकिन दोनों उठाते हैं। आप इसमें मतभेद पैदा करते हैं, ये अच्छी बात नहीं। आपने संसद में शपथ लिया था मराठी में? हाँ, मैं मराठी में, मैं दर्शन में जब गया, उन्होंने पूछा किस भाषा में, मैंने कहा मराठी में। तुरंत बाहर प्रेस में मुझे ये अपने क्या नाम है, जो रिपब्लिकन पार्टी के लीडर हैं, उन्होंने सपोर्ट किया है प्रेस में। और कुछ लोगों ने कहा कि भाई वो हिंदी भाषी क्षेत्र से आए थे, हिंदी भाषा में बोलना चाहिए। उत्तर प्रदेश में मैंने कहा पाया तो सब महाराष्ट्र से हूँ, सही। अगर आज उत्तर प्रदेश में भी एमपी हुआ हूँ, पाया तो महाराष्ट्र से हूँ, तो मैं मराठी नहीं भूल सकता। तो आप मुंबई में ही सेटल थे और लोकल पॉलिटिक्स में मजबूत पकड़ थी आपकी, फिर अचानक मिर्ज़ापुर से एमपी चुनाव लड़ना, फिर लोगों को लगा कि ये आउटसाइड कैंडिडेट का स्ट्रेटेजी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने कहा ना, कोई एक एक्सीडेंट था, पूछा गया, मैं लड़ गया और मतदाताओं का मन बना, खास करके बम्बई के लोग जो थे उन्होंने मदद किया। उसमें कहीं पॉलिटिक्स नहीं थी और न कोई मेरा ऐसा मतभेद था कि। लेकिन उस दौरान आपको कोई आलोचना मिली कि क्योंकि आप मुंबई के लीडर हैं, ऐसा कुछ आलोचना मिला था? नहीं, बिल्कुल नहीं मिला। और मैं बम्बई का कैसे था, मैं वो चुनाव लड़ने के पहले वहाँ मेरा घर है, मेरा मकान है, मेरा परिवार है, मैंने वहाँ स्कूल बनाया था, उसमें मैं काम कर रहा था, लोगों के शादी में, विवाह में मैं घूम रहा था, तो मुझे बाहरी कैसे कह देते? महीने में 1 बार जाता तो कहते, साल में 4 बार जाता तो कहते। मैं तो वहीं था, मैं स्कूल बनाया 1956 में, तो स्कूल की नींव डाली और 96 में, और 99 चुनाव यहाँ लड़ा। फिर मेरा जाना आना, संबंध, सामाजिक संबंध, शैक्षणिक संबंध, सारा संबंध तो था ही, कैसे कह देते? शादी विवाह वहीं होता था। ये पॉलिटिक्स और दोस्तों और दुश्मनों का फर्क 1 सेकंड में बदल देती है। तो कभी आपको ऐसा धोखा मिला है? देखिए, पॉलिटिक्स में अगर आप सही में चुनाव लड़ना चाहते हैं, पॉलिटिक्स किसी को कहेंगे ना कि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं। मुझे कहा यह गया था, जब मैं चुनाव में पहली बार मुझे बुलाया गया, समझाया गया, शांतिलाल शाह ने मुझे समझाया था कि चुनाव लड़ना लोखंड का चना चबाना है, चबा गए तो पचाना भारी है। फिर क्या होता, हम चुनाव जीत गए तो अच्छा आपने मेरे खिलाफ काम किया था। आइए, ये प्रवृत्ति दुश्मनी पैदा करती है।
उन्होंने कहा किसी का काम हुआ तो खुश नहीं होना, नहीं हुआ तो नाराज नहीं होना, और तीसरी बात पॉलिटिक्स पीछे चलना चाहिए, पेट आगे। मतलब आप धंधा व्यापार करके राजनीति करिए। मैं चाहे कॉरपोरेशन में था, चाहे मिनिस्टर था, चाहे असेंबली में था, दूध की दुकान पे बैठता था, तबेले में बैठता था, तबेले का काम करता था रात को 2-2 बजे तक। और अभी भी जैसे ही हमारी श्रीमती जी चली गई, मैं अकेला हुआ तो दूध की दुकान चालू किया, सारे पेपरों में आया। लोगों ने कहा क्या, हम कहा बिल्कुल करूँगा, अपने पेट के लिए आखिर करूँ क्या, आपने कभी पावर का मिसयूज नहीं किया? करूँ क्यों, और इसलिए मैं सुखी भी हूँ। दूसरी बात, चुनाव लड़ना है तो अपने लोगों का काम करिए, और चुनाव हमेशा जीतना है तो विरोधियों का भी काम करिए, इस नीति के साथ चलिए। आज जो है ये सब बातें सब खत्म हो गई हैं, मीडिया के ऊपर चल रहे हैं, बड़े बड़े भाषणों पे चल रहा है सब कुछ, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे बोलना है मैं पॉलिटिक्स छोड़ा हूँ। ये आपका जो आपने पॉलिटिक्स छोड़ा, आपने रेजिग्नेशन क्यों दिया था? कहाँ से? रेजिग्नेशन आपने दिया मिनिस्ट्री से। उस समय क्या हुआ था कि शरद पवार के खिलाफ मुख्यमंत्री ने औरंगाबाद में कुछ कहा कि शरद पवार का संबंध बदमाशों से है। अच्छा। हम लोग मीटिंग हुई, उसमें सबने विरोध किया कि आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। हो सकता है उस समय थोड़ा मैं ज़्यादा कुछ बोल गया, तो मुझे मुख्यमंत्री ने बुलाया। मैं समझ गया कि मुझे कहेंगे कि आप जाइए, तो मैंने कहा साहब पेपर दीजिए, कुछ लिखना है। तो पेपर दिया उन्होंने, मैं पेपर आधा फाड़ा, आधे पेपर पे लिखा कि मैं मंत्री पद से राजीनामा देता हूँ, आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। तो उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों आपने? हमने कहा ये कम खर्चे की बात है ना, इसलिए आधा पेपर ले रहा हूँ। और वहाँ से निकला, मैं अपने ऑफिस में नहीं गया, शिवाजी महाराज को प्रणाम किया, स्टेशन आया, टिकट निकाला, ट्रेन में बैठा, अंधेरी आ गया। कोई मन दुख नहीं, आप विश्वास कीजिए। कोई पार्लियामेंट में जब सेकेंड टाइम जाने की बात आई तो मैं लखनऊ में था, मेरे साथ एक मेरे गांव की लड़का था, वो था। बहन जी ने हमको 10:30 बजे का टाइम दिया। मैं बहन जी का आभारी हूँ और बहन जी का मैं ऋणी हूँ, जिस तरह से वो मेरे साथ व्यवहार किए हैं, बात की है, मैं उसको कभी भूल नहीं सकता। छोड़ दिया पार्टी, छोड़ दिया, अलग बात है। तो उन्होंने मुझे बुलाया 10:30 बजे, 10:28 पर मैंने उनको ये किया, ये क्या बोलते हैं, मैसेज किया। हमने कहा ले जाके मैसेज भेज दो 10 बजे और रसीद ले लो। मैंने कहा मैं राजीनामा देता हूँ। मानसिक तौर से मुझे नहीं जम रहा था, पॉलिटिकल राजनीतिक दृष्टिकोण से वहाँ छूट नहीं थी। वो मिलती बड़े कार्य से थी, पूछती थी परिवार के बारे में, पानी पूछती थी, और बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर थी। फिर वहाँ से मैं दिल्ली गया, तो इतने में एक नेता थे वहाँ यूपी के, वो मिर्ज़ापुर से टिकट मांग रहे थे, और उन्होंने जाकर वहाँ कहा कि मुझे मिर्ज़ापुर का टिकट मिल जाएगा, बस वो मुझे खटका, उनका टिकट तो मैं लूँगा। और मैं फिर शरद पवार से कहा, मुलायम सिंह से साहब ने बात की। मुलायम सिंह ने कहा मिर्ज़ापुर में नहीं दे सकता क्योंकि किसी को मैंने जवाब दे दिया है। ठीक, बाद में मैं, मेरा लड़का और अमर सिंह साहब एक साथ बैठे। मैंने कहा कि आप दूसरे कहीं जाना, तो साहब से मैंने कहा कि आप हमको कांग्रेस से टिकट दिलाइए, मैं चुनाव हार जाऊंगा निश्चित, लेकिन जहाँ का मैं हूँ वहाँ पहुँच जाऊँ। तो उन्होंने टिकट दिलाया, मिर्ज़ापुर से चुनाव लड़े, मैं हार गया। मैं जानता था कि हार होगी। मैं बड़े, देखिए मैं मानता हूँ ब्राह्मण वो है जो उच्छृंखल वो हो। अगर ब्राह्मण में बर्दाश्त करने की शक्ति है तो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण बर्दाश्त नहीं कर सकता, और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए बहुत बार कई डिसीजंस हुए मेरे जिसमें मुझे नफ़ा हुआ, नुकसान हुआ, उसमें कोई मैं कभी सोचता भी नहीं हो। मुझे लगा, बीच में उद्धव साहब की मीटिंग लेना शुरू किया, मुझे दो तीन मीटिंग लिया, पेपर वालों ने बहुत लिखा कि अब क्या होगा आगे। तो कोई बात नहीं है, हमको लगा कि आज आपको सपोर्ट करना है तो मैं करूँगा, मैं मानने वाला नहीं हूँ। अपने मन की बात दबा के कितना रखेंगे आप बताइए, और क्यों? जिसको लालच हो करे, मुझे नहीं चाहिए। और आप लोगों के आशीर्वाद से सुखी हूँ जी। बहुत ही प्रेरणादायक है आपका स्टोरी। और ये जो बुक लॉन्च था आपका, मेरी अमृत यात्रा, इसमें काफ़ी कुछ आपने मेंशन किया है। हाँ,
पूरी जीवन की पूरी मैंने कहीं कुछ टैक्सी चलाया हूँ तो भी लिखा हूँ, गलत किया हूँ, तबेले में काम करता हूँ तो भी लिखा हूँ, दूध पे काम करता हूँ तो क्यों छुपाना। ठीक है, आप हमारे चैनल में हैं, उसको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका भी मैं नमस्कार करता हूँ, कम से कम आपने पूछा, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, इसमें दो राय नहीं है।